चलो कहां तक थे हम? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलो आ जाओ सामने। अब किताब बंद कर दो बिल्कुल। ये जो मैं आपसे यहां पे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके पीछे का मूल कारण यही है। यदि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस जो मैंने करवाई भी थी आपको उस समय, यदि वो प्रैक्टिस आप यहां नहीं करेंगे मन से, तो एग्जाम में ये आप मान के चलना कि एज इट इज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इन सेक्शन से, लेकिन प्रश्न यहीं से होते हैं सारे के सारे। तो प्रैक्टिस यदि आप विचार करके करोगे तो प्रश्न सही कर लोगे। ठीक है, किताब बंद का मतलब यह है कि मैं आपसे ही पूछूंगा कि इसका बताओ कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में क्या अच्छाइयां होती है, क्या बुराइयां होती है। आप कोशिश करो, मन से निकालने की कोशिश करो। सबसे पहला है गुण। पहला गुण क्या है इसका? कोई बताएगा? सबसे बड़ा गुण क्या है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का? इनमें वस्तुनिष्ठता जबरदस्त पाई जाती है। यही है, सच में यही है। सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठता किस प्रकार के प्रश्नों में पाई जाती है? वस्तुनिष्ठ में। व्यक्तिनिष्ठता का अभाव होता है इसके अंदर। अभाव, कम नहीं है, अभाव होता है, होता ही नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता जब है ही नहीं तो व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठता बहुत ज्यादा होगी। तो वस्तुनिष्ठता जब ज्यादा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत होती है इन प्रकार के प्रश्नों में, तो पक्षपात होगा कि नहीं होगा? पक्षपात नहीं होगा तो परिणाम जो है वो कैसे रहेंगे? निष्पक्ष। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर परिणाम जो है वो निष्पक्ष रहते हैं। ठीक है, पहली बात ओके है। वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वैधता भी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण में ऑब्जेक्टिव्स को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तीसरी बड़ी बात क्या है इसमें, बताओ देखें। गुण बताओ। व्यापकता, वेरी गुड। इसके अंदर व्यापकता निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो 150 प्रश्नों में से यह संभावना बनती है, जैसे अभी आपका ये टेस्ट हो रहा है जीके का, आपको जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के हर बिंदु से प्रश्न टच हो रहा है ना। इसका मतलब आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ के आओगे तभी काम चल पाएगा। तो व्यापकता पाई जाती है, व्यापकता का गुण पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में क्या है? 10 प्रश्न पूछने हैं। 10 प्रश्न इसीलिए कहते हैं कि बगड़िया जी सर से लगवा लो ज्योग्राफी में क्या क्या आने वाले हैं, क्या मोस्ट है। वो पुराने क्वेश्चंस के आधार पर लगा देते हैं कि ये पढ़ लेना। कभी कभार तो हम ये और करते हैं कि कोई 10 में से कोई 5 कीजिए। जो विकल्पों की योजना बड़ी खराब होती है, जहां पे विकल्पों की योजना है ना, 10 में से कोई 5 कीजिए। तो शुरुआत की 2 यूनिट बहुत टफ है, वो पढ़ेगा ही नहीं आदमी। 3 यूनिट्स पढ़ेगा, उसमें से कोई 5 आएंगे, करके आ जाएंगे। ऐसा करते थे पहले। 1 वीक सीरीज पढ़ने के बाद भी आप 70% नंबर लाके आते थे। इसका कारण यही है कि उनके अंदर व्यापकता नहीं पाई जाती है। इसमें लाके दिखाओ छोटी सी सीरीज पढ़ के। ठीक है, तीसरा गुण है व्यापकता पाई जाती है। चौथा गुण है इसका जो प्रशासन है, मूल्यांकन है। प्रशासन और मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो बड़ी सरल होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है? सरल होती है। आपको हमने पेपर दिया, ओएमआर दी, ओएमआर वापस ली, ओएमआर को ओएमआर स्कैनर में डाला और रिजल्ट आ गया। जैसे ही सब्जेक्टिव होगा तो पहले तो वो देंगे, फिर दो बीच में कोई कहेगा सर एक वो कौन सी सप्लीमेंट्री कॉपी, फिर वो कहता है धागा दो। तो प्रशासन करना भी जटिल उसका, फिर उनको इकट्ठा करके और फिर ले जाओ, फिर वो बांटो कि कौन कौन वो है परीक्षक, उन परीक्षकों को बुलाओ कि ये मॉडल आंसर है, ऐसे ऐसे आपको चेक करना है। फिर वो बैठ के एक उनको जगह दो, स्पेस दो कि यहाँ पे बैठ के आप चेक करोगे, और फिर वो 10-15 दिन तक लगे रहते हैं उसको चेक करने में। उसमें भी पता नहीं कितनी दिक्कतें आती है। तो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में प्रशासन और मूल्यांकन की प्रक्रिया जटिल होती है, इसका प्रशासन और मूल्यांकन की प्रक्रिया सरल होती है। ठीक है, दोष क्या है इसका बताओ देखिए, क्या है? रचनात्मकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता का पता नहीं चलता। गुड। क्रिएटिविटी नहीं है, याद कर लिया बस, उसमें जो लिखा हुआ है टास्क बुकलेट में जो है उसको पढ़ लिया, वहां आएगा बस कर देंगे आंसर्स। यदि कोई अलग तरीके से आपको आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछे, उसको करने की क्षमताएं यहाँ पे बच्चे में विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ा दोष यही है कि मौलिकता
बच्चे का मूल स्वभाव खत्म हो जाता है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विचार कीजिए, अपनी राय दीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, करते हैं ना, इसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये साधारणतः ज्ञान पर आधारित ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा समझ काम में ले लेते हैं। तो निम्न संज्ञानात्मक क्षमताओं वाला ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें बच्चे में निम्न संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित होती है केवल। उच्च संज्ञानात्मक क्षमता कौन कौन सी है? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता बच्चे में यदि डेवलप करनी है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? निबंधात्मक। वहीं तो करोगे ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों के बीच में तुलना कीजिए, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, वो सब वहां होंगे। इसलिए इसमें एक तो मौलिकता का अभाव पाया जाता है या कम पाई जाती है, रचनात्मकता कम पाई जाती है। एक इसके अंदर उच्च संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है वो विकसित नहीं हो पाती। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताएं ये इसमें विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, और कोई दोस्त बताओ? हैं? तुक्का लगाना चलो, संयोग है, अच्छी बात है, अच्छी अपनी तरफ से बताया आपने। संयोग की संभावनाएं रहती है। चांस हमने पढ़ा था वहां पे 1986 के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति याद रह गई आपको? ठीक है, और वेरी गुड। को वो तो नहीं खोल रही, इसको बंद कर लो, बंद कर लो, चाहे कोई सा ही पेज हो लेकिन खुला नहीं रहना चाहिए, बंद ही कर लो इसको। प्रश्न निर्माण कठिन है, यानी कि निर्माण कार्य जो है इसका वो काफी समय साध्य है, कठिन और समय साध्य है। आपके लिए जब ये पेपर बनाया जाता है तो 24-24 घंटे लगते हैं, और मुझे यदि कहे कि आपके लिए एक पेपर बनाना निबंधात्मक, 10 क्वेश्चन आने, 10-10 नंबर के, यहां खड़े खड़े 10 मिनट बना दूंगा और बड़ा शानदार बना दूंगा। 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए, भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन में विवेकानंद के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। अभी 10 मिनट नहीं लगेंगे, मैं पूरे पहले से लेके पूरे 1947 तक जितना भी आपका स्वतंत्रता वाला पार्ट है उसमें से 10 प्रश्न बना दूंगा, नहीं लगेंगे ना? और इसमें 10 ही तो बनाने हैं, 10-10 नंबर के, 100 नंबर हो गए। इसमें जब ये 100 प्रश्न बनाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प बनाते हैं, विकल्पों में भी समानता इस प्रकार से रहनी चाहिए कि बच्चा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होता रहे। तो ऐसे में जरूरी है ना, ऐसे में समय बहुत लगता है, इसलिए निर्माण कार्य समय साध्य है, लेकिन प्रशासन कार्य जो है वो बहुत आसान है, मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत इजी है। ये तो अंतर आज समझ पा रहे हो ना सारे? और कोई अंतर अपनी तरफ से कोई बताता हो तो समझ लोगे सारे? अब निबंधात्मक प्रश्न पढ़ते हैं हम। निबंधात्मक जिसके अंदर खुद से व्यक्ति अपने हाथ से लिखता है, वो जब लिखेगा तो वस्तुनिष्ठ से उसका मामला पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो इधर उसके दोष हैं वो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? गुण। और ये इधर जो इसके गुण हैं वो निबंधात्मक में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दोष। मौलिकता, रचनात्मकता, व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है बच्चे के निबंधात्मक में। मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछा है, उसके भावों के बारे में पता चलता है कि उसके मन के भाव कैसे हैं। प्रश्न पूछ रहा है अगला कोई, मान लो किसान बिल जब आया था और कृषक का बेटा वहां बैठा है, और किसान बिल भले ही बहुत अच्छा हो या भले ही कैसा ही हो, मान लो, या ये अग्निवीर योजना का मूल्यांकन करवा रहे हैं आपसे बैठे बैठे, घर में एक अग्निवीर बैठा है अपने जो बन नहीं पा रहा है काफी लंबे समय से। तो ऐसे में वहां पे आपके भाव निकल के सामने आएंगे, उस मूल्यांकन में आपके भाव उस तरीके से वहां दिखाई देंगे। तो बच्चे के व्यक्तिगत प्रभाव जो हैं वो भी उसके उत्तर में पड़ते हैं और वो दिखाई देते हैं, और उनका मूल्यांकन इसमें किया जा सकता है हल्का सा। ठीक है, बाकी मौलिकता तो है ही है, रचनात्मकता भी है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताएं इसमें होती है। इसके अंदर प्रशासन ये करना तो कठिन है, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है वो काफी आसान है। व्यापकता कम पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है। इस यदि व्यापकता और वस्तुनिष्ठता दोनों कम पाई जाएगी तो विश्वसनीयता भी इसकी हल्की सी कम होगी। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ओके, अगला है, अब कुछ ऐसे हैं जिन उपकरणों के बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा, आगे काम आएंगे आपके।
तो मूल्यांकन के कुछ उपकरण हैं। ये एक परीक्षा एक उपकरण था। परीक्षा के अलावा भी बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यवहार के पक्षों को जानने के लिए काम में लिए जाते हैं, और राज्य सरकार और सीसी ये हमेशा उनको निर्देशित करती है, सीसी गाइडलाइंस भी आती है कि भाई आप इस प्रकार से इन उपकरणों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करें। तो ऐसे क्या क्या उपकरण हैं उनके बारे में देखते हैं। 3 उपकरण ऐसे हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। एक पोर्टफोलियो, दूसरा संचित अभिलेख, इनको एक साथ करते हैं हम। संचित अभिलेख, ध्यान से सुन लेना इनको। तीसरा है एनेक्डोटल। देखो ये होते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। जैसे अभी इस्माइल कार्यक्रम है, अभी जो चला है 2021 में, इस्माइल 3.0 अंतिम कार्यक्रम था, कोविड के दौरान चलाया गया था। उसमें भी इस बात का जिक्र आता है कि पोर्टफोलियो संधारित किया जाए। ये पोर्टफोलियो होता क्या है, इसको देखिए। पोर्टफोलियो एक व्यक्तिगत फाइल है। कैसी फाइल है? पहली बात है व्यक्तिगत फाइल है। व्यक्तिगत फाइल का मतलब प्रत्येक बच्चे की अपनी एक अलग फाइल होगी। हर एक बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो होगा। सभी का मिलके एक रजिस्टर नहीं होगा जिसके अंदर सबके बारे में लिखा जाएगा। ओके, ये व्यक्तिगत फाइल जो होती है, इसके अंदर बच्चे के विभिन्न पक्षों के संबंध में, पक्ष विभिन्न होंगे, लेकिन ये जो विभिन्न पक्ष होंगे ये विशिष्ट होंगे, विशिष्ट रूप से चयनित होंगे। ये सारे के सारे नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अभी समझाऊंगा क्यों। बच्चे के विभिन्न पक्षों के बारे में हम इसमें सूचनाओं को संधारित करते हैं। हम इसमें सूचनाएं संधारित करने के साथ साथ उस पक्ष से संबंधित कोई नमूना पत्रक है उसको भी उसके साथ अटैच करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि इसमें उसके बारे में जानकारी लेने के साथ साथ उस संबंधित पक्ष के बारे में या संबंधित क्रिया के बारे में नमूना पत्र को इसके साथ लगाते हैं। ये नमूना पत्र क्या हुआ? जैसे मान लो बच्चा, हमें बात करनी है बच्चे की चित्रकारिता के बारे में। बच्चा डिजाइन बहुत अच्छा करता है, चित्र बहुत अच्छा बनाता है, तो हम उसमें लिखेंगे कि उसका गुणात्मक पक्ष के बारे में लिखेंगे कि हाँ, बच्चे में चित्र बनाने की क्षमताएं काफी अच्छी है। उसके बाद में अच्छी है तो दिखाओ कैसी अच्छी है, तो उस बच्चे का एक चित्र लिया और उस पोर्टफोलियो फाइल में अटैच कर दिया। बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, उसकी सीडी ली और उसमें अटैच कर दी। क्रिकेट अच्छा खेलता है, सीडी बनाई, ली और अटैच कर दी। स्कोर्स लिए उसके, क्या क्या उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, लगा दिया। विज्ञान में बहुत अच्छा करता है, विज्ञान में जो जो कुछ किया है उस विज्ञान वाले भाग को उसके अंदर लगा दिया कि मार्क्स इसके यहाँ से ऐसे आ रहे हैं। इसमें एक हमने विज्ञान में असाइनमेंट दिया था, उसमें सबसे अच्छा काम किया है। तो अलग अलग पक्षों के बारे में बात करें ना, अलग अलग के बारे में, विभिन्न अलग अलग पक्षों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। लेकिन ये पक्ष कैसे होंगे? विशिष्ट रूप से चयनित होंगे। हर एक पक्ष नहीं होगा, हर एक गतिविधि को सम्मिलित नहीं करेंगे। यदि आपने हर एक गतिविधि सम्मिलित कर ली तो क्या हो जाएगा बताओ? वो एक ऐसा बंडल बन जाएगा जो आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि है क्या। तो अव्यवस्थित भंडार बन जाएगा सूचनाओं का, जिससे हमें खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये बच्चे में इसमें क्या विशेषता है। इसलिए हम स्पेसिफिक रूप से चयनित करेंगे जहां जहां उसके अंदर वाकई में कुछ है। अच्छा, इसको क्यों किया जाता है? इसको इसलिए किया जाता है, मैंने आपको एक भावात्मक पक्ष के समय एक बात बताई होगी कि सर क्लास में आ गया था सर, क्लास में आ गया था सर। मैंने कहा था कि एक तो बच्चे का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, दूसरा उसमें अभिवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है। बोला था ना? नहीं आ रहा क्या याद? भावात्मक पक्ष की परिभाषा के 5 तत्व बताए थे, कल ही परसों वापस डिस्कशन किए थे। तो रुचि का मतलब उसको वो काम करना अच्छा लगता है। एटीट्यूड का मतलब यह है कि यदि उसके अंदर उस काम के प्रति एक अलग एटीट्यूड है, एक अलग नजरिया है उसके अंदर, और यदि हमने उसके उस चीज को पहचान लिया कि वाकई में ये बच्चा, इसका एटीट्यूड इधर की तरफ ज्यादा है,
होता ना कि ये इस एटीट्यूड वाला है, ये इसका है, और यदि उसके ऊपर हमने काम किया तो वो आगे जाके उस क्षेत्र में क्रांति कर सकता है। अब यहां हमें क्या करना, पोर्टफोलियो का असली मीनिंग क्या है वो समझो आप। वो किसी को नहीं पता, किसी शिक्षक को जाके पूछ लेना आप राजस्थान के, कोई नहीं बता पाएगा। उनको पूछते हैं पोर्टफोलियो क्यों संधारित किया जाता है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि सरकार ने कहा है कि पोर्टफोलियो संधारित करो, इसलिए संधारित किया जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा भार है, करना पड़ता है इसको, इसलिए करते हैं। आप भी बनने जा रहे हैं शिक्षक, तो क्या मतलब क्या है इसका असली, समझो इसको। इंटरेस्ट बच्चे का हो सकता है किसी एक फील्ड में ज्यादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस जगह उसका इंटरेस्ट हो उस जगह उसका एटीट्यूड हो। मैंने एक एग्जांपल बताया था क्या, एटीट्यूड इंटरेस्ट के बारे में कोई बात पहले कही थी, चलो मैं वापस कहता हूं। जैसे मेरी बेटी है और अभी 7-8 साल की है। अभी मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मेरी बहुत रुचि थी क्रिकेट में। एटीट्यूड था या नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी ने पहचाना ही नहीं, मैं ही नहीं पहचान पाया। तो उस समय नहीं पता था कि एटीट्यूड नाम की चीज भी कोई होती है क्या। रुचि बहुत थी मेरी, मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि घर वालों का दबाव यह था कि पढ़ाई करो। शाम को इंतजार करते थे 5:30-6 बजे, बस 6 कैसे बजे, 6 बजते ही ग्राउंड पे, और फिर क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्रिकेट के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाए फ्यूचर में हम। तो मेरे मन में कसक रह गई कि क्रिकेट खेलना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, तो मैं एक काम करता हूँ, बेटी को क्रिकेट की तरफ करता हूँ, ये शायद हो सकता है मेरे वाले ही वही चीजें इसमें होगी और ये कुछ अच्छा कर पाए। मैंने उसको क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया जब वो 5 साल की थी तभी, और उसके बाद में वो खेलती थी, अच्छा खेल लेती थी। स्टार्टिंग में बैट के ऊपर बॉल आ जाती है और बढ़िया हाइट भी उसकी ठीक है, तो बॉल भी बहुत तेज गति से कर लेती है। फिर एक दिन मेरे पास आती है कि पापा एक बात बताऊं। मैं बता बेटा। तो मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने ये गड़बड़ हो गया, ये तो क्या मन करता है? बोले मेरा मन करता है कि ये बैडमिंटन खेलूं मैं, साइना नेहवाल, और उसको देख देख के मैं, ठीक है जैसी तेरी रुचि वैसा करेंगे बेटा, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसको बैडमिंटन ज्वाइन करवाया, बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। पता चला कि बैडमिंटन में जो उसकी ले और ताल है, जो वो उसका बैट आना, 3-4 महीने लगातार ट्रेनिंग में जब की जा रही है, वहां तो सिर्फ मैंने ही उसको बस बोले फेंकी और उसने खेला है। वहां पे उसके अंदर वो चीज नहीं आ पा रही थी जो क्रिकेट में आ रही थी, यानी कि बैडमिंटन के प्रति उसका एटीट्यूड उस लेवल का नहीं है जो क्रिकेट में था, बट रुचि है। तो ये भावात्मक पक्ष जो है, ये क्या है? अभी हो सकता है कि उसका कोई ऐसा भाग भी बचा हुआ है जिसके अंदर उसकी रुचि भी है, और हो सकता है उसके अंदर एटीट्यूड भी होगा। और यदि आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, और उस फील्ड में आपके अंदर एटीट्यूड है, और फिर आपको यदि प्रशिक्षित किया जाए, तो उसमें आप निश्चित रूप से क्रांति कर सकते हो। और स्कूल लेवल पर इस पोर्टफोलियो को लाने का यही मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र की इन सूचनाओं को हम संकलित करें, नमूना पत्रक लगाएं, और फिर देखें उसको बहुत चित्र बनाने की बहुत रुचि है, लेकिन चित्र बड़ा बकवास सा बनाती है लगातार। उसकी रुचि अलग अलग फील्ड में है, जिस जिस फील्ड में रुचि है उसको हमने लिया, और पता चला एक ऐसा फील्ड है जिसमें उसकी रुचि भी है, उसका एटीट्यूड भी है। और अब यदि विद्यालय उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। इसका मूल मकसद ये है। हमें उन दोनों चीजों को मिलाना चाहिए था, लेकिन भावात्मक पक्ष की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, घर वालों का भी नहीं है। बोले बिल्कुल खेल के प्रति तो ध्यान ही नहीं देना बच्चे का, इस छोड़ो इस पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, आप तो ये दिखाओ कितने नंबर आए। इस वजह से हमारी जो, आप सोचते हैं ना कि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है, इतने जबरदस्त लोग यहाँ हैं, पावरफुल, बहुत खतरनाक टाइप के लोग भी हैं, उसके बावजूद भी जब ओलंपिक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो उतना कुछ नहीं चाहिए। मान लो चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लो, चाहे आप किसी भी फील्ड में, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं शुरुआत से उस जगह पर। आप यूएस, यूके या चाइना, इवन भी जापान विशेष रूप से किसी भी स्कूल में चले जाओ, सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं चीजों के ऊपर दिया जाता है। हमें तो सिर्फ तोता बनाना है अपने बच्चों को, बस, और कुछ नहीं है। इसका ध्यान आगे आप भी रखना। बच्चे यदि आपके हैं या होने वाले हो, तो होंगे कभी ना कभी, तो उनको, या अपने भाई के, अपने
जहां भी आपको मौका मिले, ये ज्ञान जहां से मिलता है इसका उपयोग करने की कोशिश करना। बहुत ज्यादा हमें बच्चों के ऊपर दबाव नहीं देना है बिना मतलब, हमें पहचान करने की वो क्या अच्छा कर सकता है, तारे जमीन की तरह एकदम। ये पोर्टफोलियो फाइल हुआ। तो पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या लिया जाता है? फोटोज ली जाती है, क्या लिया जाता है? सीडी ली जाती है, क्या लिया जाता है? बच्चे के बारे में कोई भी उसकी रिपोर्ट कार्ड है वो ले ली जाती है। इसके अलावा बच्चे को खुद को पूछते हैं कि तुम तुम्हारे बारे में बताओ, देखें कोई 4 अच्छी चीजें बताओ, लिखता है वो कि मैं ये हूं। कोई 4 बुरी चीजें बताओ तो वो लिखता है कि ये बातें। अब उसके अभिभावक से पूछते हैं कि आपके बच्चे के बारे में अच्छी बातें बताओ, तो वो सोचता है, काफी देर सोचने के बाद भी पता नहीं चलता है। बुरी बातें वो फटाफट 5-7 लिख देता है कि जब वो आता है तब हम परेशान होना शुरू होते हैं, जब आपके पास आता है तब हमें थोड़ी सी शांति मिलती है। तो वो सारी चीजें इस पोर्टफोलियो फाइल में लिखी जाती है, रखी जाती है। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत अभिलेख हो गया आपका पोर्टफोलियो। समझ आ गया? ओके। संचित अभिलेख क्या है फिर? अच्छा, ये भी संचित ही है। इसकी प्रकृति क्या है? संचित है। स्कूल में जब आप गए हो, क्लास में जब आप गए हो, पहले दिन जो चीज इसमें डाल दी उसको 3 महीने बाद बाहर नहीं निकालोगे आप, वो रहेगी उसमें। संचित का मतलब तो यही है ना। संचित का मतलब समझते हो? समझाया था ना मैंने, एफ और सी एफ से समझ लो आप तो। फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 इधर है, इधर 4 आएगा, इधर 3 है तो इधर 4 3 7 आ जाएगा। यानी कि पुरानी वाली चीज को पीछे नहीं छोड़ना, साथ लेके चलना हमें। संचित का मतलब ये है। ओके, तो ये भी, इसकी प्रकृति भी कैसी है? अपने आप में संचित है। ये पूछे जाते हैं प्रश्न, बाहर नहीं निकालेंगे उसको हम। पूरे साल भर जो पहले दिन ली है वो भी उस फाइल में बनी रहेगी। ओके। संचित अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख होता है विद्यालय में, विशेष रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के संबंधित या बच्चों से संबंधित। जो यदि कोई बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहता है विद्यार्थी, कोई शिक्षक नया आया, इसके लिए एक और बात है, ये कक्षा में इसको रखा जाता है, उसी कक्षा में रखा जाता है। जैसे इस क्लास में एक कोने में, नियम तो यही है, रखते कोई नहीं है, इस जगह उस बच्चे के पोर्टफोलियो फाइल्स रखेंगे। वो बच्चा चाहे तो वो देख सकता है, उसके अभिभावक चाहे तो देख सकते हैं, उसको पता चले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कितना हूं। ठीक है। संचित अभिलेख में शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों के संबंध में, शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों के संबंध में एक लगातार संधारित किया जाने वाला रिकॉर्ड है, कंटिन्यूअस। यानी कि पहले दिन जब हम आएंगे, उस बच्चे ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है या उसके अतिरिक्त को करिकुलम एक्टिविटीज में उसने क्या झंडे गाड़े हैं, उसको हम दर्ज करेंगे इसमें। यह भी अपने आप में व्यक्तिगत होगा, लेकिन इसके अंदर बात यह, इसमें सभी करते हैं, ऑल, लगभग उससे संबंधित सारी चीजें जो होनी चाहिए, जो आनी चाहिए, इसमें हम स्पेसिफिक रूप से चयनित करके करते हैं। समझ रहे हो? यहां इसमें नमूना पत्र काम में नहीं लेते, नमूना पत्र नहीं लगाते हैं, बस एक पूरा रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर लिखते जाएंगे, भरते जाएंगे उसको। ठीक है। इसमें हम नमूना पत्रक लगा रहे थे, और ये जब स्कूल में आ गया, जब वो बाहर निकलेगा तब तक ये चलता रहेगा। उस बच्चे का एक पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, व्यक्तिगत है ये भी, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा। ओके। ये है संचित अभिलेख, उसमें सब कुछ मिलेगा। यदि कोई नया शिक्षक आए और उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहे, तो उसको बच्चे का कौन सा अभिलेख उठाना चाहिए? संचित अभिलेख। यदि वो बच्चे के विभिन्न पक्षों के बारे में ये जानना चाहे कि किस पक्ष में उसकी रुचि और अभिवृत्ति के अंदर मिलान हो रहा है, तो कौन सा उठाना चाहिए? पोर्टफोलियो। समझ गए? बढ़े आगे। ओके। अगला है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का 3-4 नाम है। एक इसको घटनाव्रत भी बोलते हैं, घटनाव्रत। एक इसको आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख भी बोलते हैं, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। एक इसको उपाख्यान भी बोलते हैं। एक नाम और है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद नहीं आ रहा है मुझे। एनेक्डोटल एक अंग्रेजी नाम है, वो हर हाल में आएगा। एक ये नाम एक ही याद करना है, इसलिए आपको ये जरूर देखना। आपके ये तो है नहीं कि रीट की तरह हिंदी है तो इंग्लिश आएगी नहीं। हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है बेचारों की, उनको ये सारे नाम याद रखने पड़ते हैं। आपके अंग्रेजी जरूर आएगी साइड में, तो क्या होगा? एनेक्डोटल।
एनेक्डोटल। अब ये एनेक्डोटल है क्या, समझो इसको, मत खोलो, जरूरत नहीं है। एनेक्डोटल जो है, नाम है आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, घटना व्रत या उपाख्यान। ये एक अचानक दर्ज किया जाने वाला है, एक ऐसा उपकरण, सामूहिक है ये, व्यक्तिगत नहीं है, ध्यान रखना। एक एनेक्डोटल की एक यहाँ पे रजिस्टर पड़ा रहेगा। शिक्षक आया, मान लो, जैसे मान लो मैं आया आज, और मैंने ये देखा कि आप सभी ने कहा सर आज पढ़ने का मन नहीं है, आज कुछ तूफानी करने का मन है। तो मैं, ठीक है, क्या करोगे? बस कुछ नहीं, बातें करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे। मैं, ठीक है, आपका मन है तो ऐसा ही कर लो। तो सभी बच्चों ने फिर खेलना, बातें करना, आपस में कुछ इधर उधर सारे काम करने शुरू कर दिए। 4-5 मेरे पास आए, बोले सर और कैसे हो, ऐसे कैसे हो, ऐसे क्यों हो? तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग भावनाएं निकल के सामने आ रही थी। मैंने देखा एक बच्चा रमेश उसमें बैठा, कोई रमेश है तो नहीं ना इसमें? रमेश बैठा है और वो पढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कितना ही चारों तरफ हल्ला हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। मैं गया वहां पे, मैंने देखा, मैं, रमेश तुम कैसे पढ़ रहे हो? बोले सर मैं विज्ञान पढ़ रहा हूँ। मैं, क्यों? बोले सर मुझे विज्ञान पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये जो खाली समय आपने मुझे दिया है, इसके अंदर मैं ये जो 2-4 वैज्ञानिक है इनके बारे में विचार कर रहा हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से ये खोजें कर दी। मैंने उससे 2-4 बातें की, तो उसको बहुत सी ऐसी बातों को पता था जो पार्ट ऑफ रिसर्च था। तो मैंने देखा कि बच्चे रमेश की विज्ञान में गजब की रुचि है। तो आज के दिन की ये घटना मुझे महत्वपूर्ण लगी। मैं आया और मैंने, चूंकि मुझे ये घटना महत्वपूर्ण लगी और महत्वपूर्ण समझकर मैंने उस घटना को, एक रजिस्टर पड़ा था उसमें दर्ज कर लिया। अचानक ही तो आई ना मेरे सामने ये घटना, दर्ज कर लिया। मैंने लिखा कि आज कक्षा में जब मैं आया तो बच्चों ने कहा खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा कि एक बच्चा रमेश जो खेल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, पूछने पर उसने बताया कि उसको विज्ञान में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पता चला कि बच्चा रमेश की विज्ञान में ज़बरदस्त रुचि है और वैज्ञानिकों के बारे में उसकी जानकारी बहुत अच्छी है, विज्ञान की खोजों के प्रति उसका दृष्टिकोण बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन रमेश के अंदर सामाजिक गुणों का अभाव है, रमेश के अंदर समायोजन क्षमताओं का अभाव है। ऐसे करके मैंने उस बच्चे के संबंध में उस घटना को पहले लिखा, घटना क्या थी, उसके बाद में नीचे एक गुणात्मक टिप्पणी लिखी कि रमेश को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, विज्ञान में उसकी जबरदस्त रुचि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका जबरदस्त है, लेकिन उसमें सामाजिक गुणों का अभाव है, समायोजन करने की क्षमता कम है, टीम के रूप में कार्य करने की क्षमताओं में कमी पाई गई। तो ये किसी भी घटना जो आपको लगे कि महत्वपूर्ण है उसको वहां पे दर्ज करना और उससे संबंधित एक सार्थक गुणात्मक वस्तुनिष्ठ टिप्पणी करना ही क्या कहलाता है? एनेक्डोटल या घटनावर्त या आकस्मिक निरीक्षण। समझ गए? अब ये आकस्मिक निरीक्षण क्यों किया जाता है बताओ। देखिए, जैसे मैं आज आया, मुझे लगा कि रमेश जबरदस्त है, मैं गया और मैंने 5-6 जब हमारे सभी साथी बैठे थे तो उनके बीच में मैंने भी कह दिया, जैसे मान लो स्कूल में है तो स्कूल में प्रिंसिपल सबके सामने की वो रमेश की गजब की, मतलब विज्ञान में गजब की उसकी रुचि है और बहुत उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई जो अचंभित करने वाली थी। तो उन्होंने कहा फिर हम कुछ करेंगे उसके लिए, देखते हैं कुछ क्या करते हैं, उसको कभी कुछ ऐसा यदि आया सरकार की तरफ से या कुछ भी हुआ तो हम रमेश के लिए, विज्ञान के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। और 2 महीने बाद में ऐसी बहुत सी घटनाएं होगी छोटी छोटी, और 3 महीने बाद में हम रमेश को सदा के लिए भूल गए कि रमेश ने ऐसी भी कोई घटना थी। भूल जाते हैं ना, ऐसी बहुत चीजें जो हमें याद रहनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर 4-5 महीने बाद जब ऐसी कोई विज्ञान की कोई बड़ी संगोष्ठी वगैरह आयोजित होने वाली है जिसमें अलग अलग जगह से नाम याद मांग रहे हैं और हमने उस रमेश के नाम को हम भूल चुके हैं, तो क्या रमेश को भेज पाएंगे? नहीं। इसलिए वो घटनावर्त जरूरी, उसमें देखो कि हमारा ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने ऐसी बड़ी घटना की है, उसको भेजा जाए वहां पर। तो ये हर एक चीज का कोई ना कोई महत्व होता है। लेकिन दिक्कत वही है कि हमारे पास 2 दिक्कतें हैं, 3 दिक्कतें हैं।
पहली दिक्कत मैंने वहां मूल्यांकन में आपको पढ़ाया होगा कि असेसमेंट एज लर्निंग की स्थिति में नहीं है अभी हम कोशिश कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, ऑफ से आगे निकले थोड़े से। यानी कि हमारे पास न तो प्रशिक्षित शिक्षक है, न हमारे पास ऐसे अभिभावक हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा करे, न हमारे पास इतने संसाधन हैं जिसके माध्यम से ये सब कुछ कर पाए। हमारे पास एक केवल बच्चा है, उस बच्चे का कुछ भी किया जा सकता है, वो एकदम खाली घड़ा है, केवल एक बच्चा है संसाधनों के रूप में। एक एग्जाम्पल छोटा सा और देता हूं। एक बच्चा था रीट में, आपका टॉपर था, दामोदर नाम से, अपने यहीं से ऑनलाइन स्टूडेंट था शायद मेरे हिसाब से यहाँ का वो। तो जब वो लेवल 1 में जो टॉप करने के बाद आया, बोले सर मेरा RS प्री क्लियर हो गया। मैं बच्चे की बात बता रहा हूँ, बच्चा कितना वो होता है, बचपना ही उसमें था, लगभग खाली घड़ा था वो। बोला मुझे RS में मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा प्री क्लियर हो कैसे गया। वो रीट की तैयारी थी और उस वजह से RS प्री क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँ? लाइब्रेरी में उसको बिठाया, मैं तुम कुछ मत करो, सिर्फ इतना, क्योंकि तुम्हारा क्या लगता है तुम्हारा सिलेक्शन? बोला कोई सूरत में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मुझे तो एक बार मेंस देना है सर, कैसे देना है ये देखना है, किसी सूरत में मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा। उसको बिठाया और उसको लिमिटेड चीजें दी, बोले इतना जो ज्ञान है उसको याद कर ले, इसके अलावा कुछ मत करना। उसका तो सिलेक्शन हो गया मेंस में, क्योंकि उसने वही चीजें पढ़ी और बहुत कंट्रोल्ड वे में पढ़ी। और उसके साथ में बहुत ऐसे थे, या पुराने ऐसे जो 3-3 बार सिलेक्ट हो रहे थे, इस बार बहुत अजीब सा रिजल्ट रहा है, तो 2-2, 3-3 बार हो रहे थे, वो धुरंधर रह गए। वो बाहर ज्ञान देते थे, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, ज्ञान की मात्रा सीमा से ज्यादा हो गई उनके अंदर, इस वजह से वो बाहर हो गए। तो हमारे पास जो बच्चा है उसके ऊपर यदि हम कुछ करें, करने का यदि हम प्रयास करें, तो उसको तो कुछ भी बना सकते हो आप, बशर्ते आपके पास ये 3 चीजें हों। ठीक है? पोर्टफोलियो, संचित अभिलेख और एनेक्डोटल। अगली बात करते हैं अवलोकन। अब ज्यादा कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन। देखो अवलोकन क्या है, इसको आप हिंदी में एक नाम और आता है प्रेक्षण। प्रेक्षण होता है ना, जैसे मैं आया यहाँ पे, मैं आपकी गतिविधियों का, सामान्यतः ऑब्जर्वेशन किस चीज का किया जाता है? गतिविधियों का किया जाता है। और ये जो अवलोकन होता है, ये अवलोकन कहाँ किया जाएगा? हमेशा कौन सी परिस्थितियों में? प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, नेचुरल कंडीशंस में किया जाना चाहिए। मान लो मैंने आपको कह दिया कि मैं आज इस बात का अवलोकन करूंगा कि आप में से कितने बच्चे शैतान हैं। ठीक है? आपको पहले से आके आरिफ ने सूचना दे दी कि सर आज आएंगे, आज सर का ये मुद्दा है कि वो इस बात का अवलोकन करेंगे कि शैतानी कितने कितने करते हैं। तो क्या उस दिन कोई शैतानी करेगा? नहीं। नेचुरल कंडीशंस नहीं है, जहां पे आप नेचुरली काम कर रहे हैं, आपके उस काम को मैं ऑब्जर्व करके आपकी गतिविधियों के बारे में फिर मैं मूल्यांकन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करूं, तो वो वास्तविक अवलोकन कहलाएगा। इसलिए अवलोकन कभी भी कृत्रिम परिस्थितियों में नहीं किया जाना। पहले बच्चे को बताना नहीं चाहिए कि आपका इसी चीज का अवलोकन करेंगे, या पहले से उसके लिए ऐसी डिजाइन नहीं करनी चाहिए कोई चीज कि अवलोकन किया जाएगा इन परिस्थितियों में किया जाएगा। परिस्थिति हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक। सामान्यतः अवलोकन किसका होता है? गतिविधियों का होता है। अब देखो अवलोकन जो होगा उसमें एक समस्या होती है। अवलोकन जब व्यक्ति करता है, अपने हिसाब से करता है, तो उसमें यह संभावना रहती है कि व्यक्तिनिष्ठता हावी होती है ना, वस्तुनिष्ठता कम हो। जैसे मान लो मैं अवलोकन करना है, मुझे आज एक डांस का अवलोकन करना है, बच्चा का डांस कैसे कर रहा है, और मुझे उस बच्चे की सिर्फ भाव भंगिमाएं बहुत अच्छी लगी, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो इतने जबरदस्त थे कि मैं एकदम मोहक हो गया कि हाँ ठीक है, इसको 50 में से 50 नंबर मैंने दे दिए। क्या सही मायने में उसको 50 में से 50 नंबर मिलने चाहिए थे? नहीं मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसकी जो वो ताल थी, जो लय था, जो संगीत के ऊपर जो पैर आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था, जहां हाथ वो आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो प्रेक्षण के अंदर, अवलोकन के अंदर व्यक्तिनिष्ठता की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और व्यक्तिनिष्ठता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक प्रेक्षण सूची बनाई जानी चाहिए। प्रेक्षण सूची बनानी चाहिए। उस सूची में हम लिख देंगे पहले ही कि बच्चे की भाव भंगिमा के 5 नंबर,
बीट के ऊपर यदि पाँव मार रहा है तो 5 नंबर, हाथों की लेके 5 नंबर, इस चीज के 5 नंबर, ऐसे करके करके पूरे 50 नंबर को 10 भागों में तोड़ के मुझे दे दिया। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितने नंबर दे सकता हूँ? 5। तो व्यक्तिनिष्ठता से ये किस तरफ बढ़ गए हम? वस्तुनिष्ठता की ओर। व्यक्तिनिष्ठता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रेक्षण सूची का निर्माण करना चाहिए। अवलोकन के प्रकार पूछ लेते हैं कभी कभार। पहला प्रकार है सहभागी और असहभागी। अब मैं आपसे ही पूछूंगा ये। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तीसरा है स्वतः और बाह्य। चौथा है सहभागी असहभागी हो गया, नियोजित अनियोजित हो गया। एक नियोजित और अनियोजित। बताओ देखें फटाफट, सहभागी कौन सा होगा? बताओ कोई नहीं है? विचार करो थोड़ा सा। करो देखें। देखिए फटाफट देखिए। सहभागी का मतलब ये है, जैसे ये 20 लोग काम कर रहे हैं, इन 20 लोगों के बीच में 19 ही लोग हैं ये एक्चुअल में। इनको नहीं पता कि हम 19 हैं, उनको लग रहा है कि हम 20 ही हैं, क्योंकि एक मेरा आदमी बैठा है इनके बीच में। और जो ये वर्क कर रहे हैं उस पूरे काम का ऑब्जर्वेशन करना है। वो आदमी उनके साथ काम भी करेगा, काम करते करते उस काम का क्या करेगा? अवलोकन करेगा। यानी कि बीच में उस वर्किंग कल्चर में खुद सहभागी रूप से काम करते हुए उनका अवलोकन कर रहा है। वो क्या होगा? सहभागी। सबसे शानदार प्रकार का अवलोकन होगा। पता ही नहीं चल रहा कि कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है। मान लो मैं यहाँ सामने आ गया, परिस्थिति नेचुरल होगी, बट मैं यदि सामने से आप लोगों का अवलोकन कर रहा हूं और या अलग से मैं आपका अवलोकन कर रहा हूं, उसके अंदर आपके साथ सहभागिता नहीं है, तो वो क्या हो गया? असहभागी। प्रत्यक्ष का मतलब मैं यहाँ खड़ा होकर कर रहा हूं तो क्या है? प्रत्यक्ष। मैं चला गया और आपके जो कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को चला दिया और मैं वहां से बैठे बैठे आपकी गतिविधि का अवलोकन कर रहा हूं तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। नियोजित अनियोजित। सुरेंद्र जी ने वहां से आते समय मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी कि इन चीजों के ऊपर अवलोकन करके आना है। कि कौन सा बच्चा, एक सीट के ऊपर सिर्फ 3 ही बच्चे बैठते हैं, चौथे को बैठने ही नहीं देते। कौन कौन सी ऐसी 10 प्रकार की उन्होंने बातें अपनी तरफ से बताई। मैं चाह रहा था वो सारी उसमें थी नहीं, तो मैंने जो उन्होंने 10 बातें बताई केवल उन्हीं का किया है। वो कौन सा है? नियोजित। मुझे सुरेंद्र जी ने कह दिया अपनी मर्जी से बच्चों के व्यवहार के बारे में अवलोकन करके आओ, तो मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं। वो कौन सा हो गया? अनियोजित। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो गया स्वतः, यानी कि खुद का अवलोकन, मैं क्या हूं, कैसा हूं, जो सेल्फ असेसमेंट आपका होने वाला है SAR के माध्यम से। और बाह्य अवलोकन, जो बाहर से हम आपके लिए करेंगे, वो क्या होगा? बाह्य अवलोकन। क्लियर है? यहां तक ये पूछ लिया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, साक्षात्कार के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो ये पूछ सकते हैं सहभागी और असहभागी किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार होंगे? अवलोकन के। मूल्यांकन के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसके प्रकार हैं? अवलोकन के। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। जांच सूची। जांच सूची, चेकलिस्ट। देखो, जांच सूची की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके अंदर हां और नहीं के अंदर चीजें चलती है। केवल आपको या तो टिक करना है या क्रॉस करना है। जांच सूची देखिए ना, यही तो चीज होती है। आपको जैसे हम प्रश्न पूछेंगे, मैंने आपको एक प्रश्नों का एक वो दे दिया कि आपको विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ या नहीं। क्या आपको खेलना अच्छा लगता है? क्या आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है? क्या आपको, अलग अलग 15-20 प्रश्न पूछे मैंने, उसका उत्तर हाँ या ना में देना है, देना ही है। और हाँ और ना में उत्तर देने वाला यदि कोई भी उपकरण होगा वो क्या कहलाएगा? चेकलिस्ट। क्लियर है? चेकलिस्ट के माध्यम से क्या क्या करते हैं? चेकलिस्ट 3 जगहों पे काम आती है। एक तो वही सूचनाएं प्राप्त करनी है मुझे आपसे हाँ ना में।
तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मैंने प्रपत्र दिया, उसके अंदर इधर क्वेश्चंस लिखे, इधर हाँ ना, मुझे पता चल गया कि ये चीज इन बच्चों में है। ओके। दूसरा, प्रेक्षण के लिए अभी हमने प्रेक्षण सूची बनाई थी ना पीछे, ऐसे ही एक प्रेक्षण के लिए एक सूची बना दी जाती है जिसमें सिर्फ जो प्रेक्षक है वो हाँ या ना लिखेगा कि बच्चा जैसे जो भी इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, नहीं, ये चीज है, हाँ, ये है, ये नहीं, तो उस बच्चे के ऑब्जर्वेशन के लिए एक प्रेक्षण सूची तैयार करेगा ताकि उसका प्रेक्षण किया जा सके। तो प्रेक्षण के लिए भी क्या काम में ली जाती है? जांच सूची। और अंतिम एक है दस्तावेज विश्लेषण। जब आपका सिलेक्शन होगा, आप जाओगे तो आपके एक कागज का टुकड़ा एक दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा 10वीं की मार्कशीट लगा दी, आप टिक करोगे हाँ, 12वीं की लगा दी हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, करते हो ना ये। तो आपने कौन कौन से दस्तावेज आप लेके आए हैं उसका विश्लेषण करने के लिए भी क्या काम में ली जाती है? जांच सूची। 3 प्रकार से उपयोग होता है, कहां कहां? सूचनाएं प्राप्त करने में, प्रेक्षण में और दस्तावेज के विश्लेषण में। अगला है रेटिंग स्केल। देख लो, एक वो रेटिंग स्केल में कुछ नहीं है, रेट दी जाती है, रेटिंग इसमें आपको दी जाएगी। यानी कि जैसे आप अभी मूवीज को देते हैं, सीतारामम मूवी है, ये 8.6 IMDb पर चल रही है, देते हो ना आप? देखिए किसी ने? अच्छी मूवी है। और अभी जैसे वो आई थी एक 10 स्टार पर चल रही थी लगातार, वो कश्मीर पंडित, जो उसके ऊपर वो कौन सी थी, कश्मीर फाइल्स, और पता चला कि 10 स्टार क्यों है, बोला देखने से पहले ही उसके अंदर रेट कर रहे हैं लोग। रेटिंग का मतलब 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार्स आप देते हैं, या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप उसके मूल्य को बता रहे हैं कि ये है कैसा, उसकी विशेषताओं और गुणों के वैल्यूज को बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। हमारे दृष्टिकोण में ये ऐसी जो है वो 5 स्टार है, हमारे दृष्टिकोण में ये मूवी जो है वो 5 में से 4.5 स्टार है, वो आप दे रहे हैं रेटिंग। तो रेटिंग के माध्यम से किसी के बारे में हम मूल्यांकन करते हैं। एक गिलफोर्ड महोदय थे, गिलफोर्ड साहब ने रेटिंग के 5 प्रकार बताए थे, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार बताए हैं। नाम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पूछ ले यदि रेटिंग के बारे में, या रेटिंग जनरली इतना गहराई से नहीं पूछेगा, आज तक कभी नहीं पूछा है, फिर भी बाई चांस, तो 5 प्रकार उन्होंने बताए। जिसमें एक संख्यात्मक, जिसमें संख्या प्रदान की जाती है, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 3 बिंदु रेटिंग प्रणाली, 5 बिंदु रेटिंग प्रणाली, 8 बिंदु रेटिंग प्रणाली। एक उन्होंने बताया था ग्राफिक, जिसमें ग्राफ के रूप में लिया जाता है। एक उन्होंने संचित प्रकार की बताई थी, एक उन्होंने बताई थी बाध्य चयन प्रकार की। ऐसे करके 5 प्रकार के, मतलब फोर्सफुली आपको चयन करना है कि इनके अंदर, जैसे आपको अभी हमने एक वो भेजा था, उसमें हम आपसे समीक्षा ले रहे हैं, 5 प्रकार के ऑप्शंस हैं, हमने ऑप्शन ही ऐसा ही रखा है कि नीड इम्प्रूवमेंट दिया है, वेरी वेट दिया ही नहीं हमने पेपर का, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो ऑप्शंस हमने 5, या कभी कभार आपसे जो सर्वे करवाए जाते हैं उसमें रेटिंग लगवाई जाती है ना, कि 3 ही देते हैं कि आपको कैसा लगा, अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अब बुरा वाला ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो बाध्य रूप से आपको चयनित करना पड़ेगा, इन्हीं में से कोई एक है, बाध्य चयन प्रकार की हो गई। ऐसे गिलफोर्ड साहब ने 5 प्रकार बताए थे रेटिंग के। रेटिंग के बाद में अब क्या बचा? गृह कार्य, नियत कार्य। नियत कार्य जो है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो कोई असाइनमेंट दिया जाता है आपको, और एक होमवर्क जो आपको दिया जाता है। होमवर्क भी अपने आप में एक असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट वाला पार्ट तो गुणात्मक का हिस्सा है, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारे मूल्यांकन के गुणात्मक उपकरण है। शुरुआत वाले लिखित परीक्षा जो थी वो गुणात्मक नहीं थी, वो कैसी थी? मात्रात्मक थी। असाइनमेंट में जैसे कोई ऐसा असाइनमेंट आपको दे दिया कि ये चीज आप करके लाओगे एक नियत समय में, वो नियत कार्य कहलाता है। और एक होमवर्क दे दिया, होमवर्क पार्ट ऑफ कॉग्निटिव आपका जो बिहेवियर है उसका रहेगा। तो वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित आपके ज्ञान की मात्रा को जानने के लिए दिया जा रहा है, वो क्या हो गया? हम मात्रात्मक में ले लेते हैं। तो प्रश्न यदि आपके आए एग्जाम में, कौन सा मात्रात्मक में है, लिखित, मौखिक, उसके साथ में यदि नियत कार्य आएगा तो आंसर क्या होगा? गुणात्मक के अंदर नियत कार्य हो जाएगा। लेकिन यदि कौन सा मात्रात्मक है, उधर से अवलोकन, साक्षात्कार,
रेटिंग स्केल और नियत कार्य आएगा तो मात्रात्मक क्या हो जाएगा, नियत कार्य हो जाएगा। ये चीज पता है? ओके। ये होमवर्क सब आपको पता है कि कैसे क्या दिए जाते हैं। एक होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में पता है, सामने बिठा के आपके आकार के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि हो क्या आप। साक्षात्कार, आपके सामने बिठा के आपके व्यवहार के पक्षों को जानने का प्रयास किया जाता है इस साक्षात्कार में। साक्षात्कार में आपसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने की प्रयास करता है। और ये जो साक्षात्कार होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार से इसको विभाजित किया है। पहला संरचित, ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड में। असंरचित और अर्ध संरचित। अर्ध संरचित क्या है ये बताओ देंगे। संरचित क्या है? पहले से आरपीएससी में जैसे अभी आपका इंटरव्यू होने वाला है, मान लो आरपीएससी के बोर्ड मेंबर्स को पहले से ही आरपीएससी द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि इन्हीं 10 पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चन पूछने हैं या आपको उस बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण करना है बस, तो वो क्या होगा? संरचित। यदि आरपीएससी ने बोर्ड मेंबर्स को कह दिया आप अपनी मर्जी से करो, आप अपने हिसाब से बच्चे के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करो, वो क्या होगा? असंरचित। आरपीएससी में सामान्यतः दोनों ही प्रकार के नहीं होते हैं। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? अर्ध संरचित। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है तो आरपीएससी ये चाहेगी कि इंटरव्यू मेंबर्स जो हैं उनसे सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे। आरपीएससी ये चाहेगी कि इंटरव्यू मेंबर्स उसके जो टीचिंग स्किल है उसको जानने का प्रयास करें, चाहेगी ना? तो उसने कुछ बातें बोल दी, देखो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने चाहिए, उसके क्षेत्र के संबंध में प्रश्न पूछने का प्रयास करना है, हर हाल में उसके टीचिंग स्किल के लिए बोर्ड पर 5 मिनट में उससे पढ़वा के दिखवाना है। और फिर आपको लगे कि नहीं नहीं इससे उसका सब कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो एक तरफ से संरचना दे दी, दूसरी तरफ से छूट दे दी कि अपनी मर्जी से पूछ सकते हो, तो वो क्या हो गया? अर्ध संरचित। सेकंड ग्रेड में प्रश्न ये पूछा गया था, संरचित, अर्ध संरचित और असंरचित किसके प्रकार है? आंसर क्या होना चाहिए था? साक्षात्कार। एक साक्षात्कार होता है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब, यदि आपका साक्षात्कार मैं यहां बुला बुला के लूं और आप इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो तो क्या हो गया? आंतरिक। आपको आरपीएससी बुला के आपका साक्षात्कार ले तो क्या होगा? बाह्य। पढ़ रखा है तो पहले। एक आता है आपके निदानात्मक साक्षात्कार, परामर्श अब खोल लो, चाहिए निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं। निदानात्मक, परामर्श, उपचारात्मक और एक क्या है? सूचनात्मक है क्या? निदानात्मक, परामर्श, उपचारात्मक और सूचनात्मक। सूचनात्मक साक्षात्कार, ये 4 प्रकार हो रहे हैं। देखो इसको नाम रहने चाहिए। सूचनात्मक, इसमें क्या है? निदानात्मक नाम से समझते हो आप, सामने ध्यान तो देखो, नाम से समझते हो। यदि आपके कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमें दिक्कत को पहचानने के लिए आपका साक्षात्कार करना है, कारणों को जानने के लिए साक्षात्कार करेंगे तो क्या है? निदानात्मक। यदि हमें आपको कोई परामर्श देनी है उसके लिए आपका साक्षात्कार जरूरी है, परामर्श देने के लिए कर रहे हैं तो क्या है? परामर्श साक्षात्कार। यदि आपके दिक्कत को दूर करने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उपचार करने के लिए देंगे तो क्या है? उपचारात्मक। और हमें आपके बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी है उसके लिए किया जा रहा है, क्या है? सूचनात्मक। 3 प्रकार के साक्षात्कार और हैं, शोध, सर्वेक्षण और चयन साक्षात्कार। 3 है ना? तो चयन के अंदर आरपीएससी आपको बुला के और असिस्टेंट प्रोफेसर बना रही है तो वो क्या हो गया? चयन साक्षात्कार। यदि बहुत से जैसे टीवी चैनल वाले आते हैं, ये छोटे छोटे आपके इंटरव्यूज लेते रहते हैं कि आपको क्या पसंद है, कौन सा पसंद है, कांग्रेस पसंद है, बीजेपी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, करते हैं ना, वो छोटे छोटे इंटरव्यूज लेते हैं आपके। वो क्या है? सर्वेक्षण। सर्वे कर रहे हैं, वो उसके माध्यम से मास की क्या पसंद है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो सर्वेक्षण साक्षात्कार हो गया। और अंतिम है कोई रिसर्च के लिए, यदि कोई शोध के लिए कुछ डाटाज इकट्ठा करने के लिए यदि कोई साक्षात्कार कर रहा है तो वो क्या हो गया? शोध साक्षात्कार। एक साक्षात्कार आता है आपका, कौन सा है? व्यक्तिक और सामूहिक। यदि एक एक का करेंगे तो क्या होगा? व्यक्तिक। यदि 3-4 लोगों का एक साथ करेंगे तो क्या होगा? सामूहिक। इसमें कोई एक्स आर्मी मैन है? एक्स आर्मी में कोई नहीं है?
कोई ट्रेनिंग कर रखा है पहले? कभी ट्रेनिंग कर रखी है आपने? देखो उसमें होता क्या है कि जैसे हमारा जब आर्म्स का एक होता था, साक्षात्कार होता था आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का, उसमें 3-3 लोगों को एक साथ बुलाते थे। दिक्कत क्या है इसके अंदर ये बताता हूं। व्यक्तिगत साक्षात्कार बजाय सामूहिक साक्षात्कार के ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि व्यक्तिगत साक्षात्कार में बच्चा ये सोच के जाता है कि बेइज्जती होगी तो कम से कम ऐसे लोगों के सामने होगी जो मुझे नहीं जानते सामूहिक साक्षात्कार में आपके साथ 2 आदमी और चल रहे हैं और आपके साथी हैं, तो साथी के सामने बोलने में गिगी बन जाती है। दिक्कत ये, कहीं बाकी ऐसी जगह बुला लो जहां मुझे कोई नहीं जानता, वहां आदमी बड़े जोर से बोल सकता है। जैसे मान लो ये मेरे साथ भी होता था शुरुआती दौर में, जब मैं पढ़ाता था और मेरा कोई घर का मेंबर उसमें बैठा रहता था, बड़ी हिचक होती थी, मुझे दिक्कत होती थी। वो धीरे धीरे जाती है। और यदि कोई अच्छा ऐसे लोग हैं जिनको मैं जान ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उखाड़ दोगे मेरा वाली बात होती तो वो आदमी अपना मौलिक जो पार्ट है वो वहां पे दे सकता है। तो उसमें हमें 3 लोगों को साथ बिठाते थे, तो हम 3 लोग जब बात करके जाते थे, कोई बेइज्जती वगैरह हो तो आपस में इसको आंतरिक मामला समझ के वहीं दबा देना है ताकि हमारा इंटरव्यू ठीक से हो जाए। 3-3 का एक साथ इंटरव्यू होता था, बड़ा डर लगता था। अकेले का इंटरव्यू आरपीए से हुआ, कभी उसमें इतना डर नहीं लगा जितना आरपीए में जो इंटरव्यू होते थे उसमें लगते थे। ये व्यक्तिक और सामूहिक वाली बात हो गई। ये हो गए साक्षात्कार के प्रकार। और अंतिम आपका आता है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली को लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न ये पूछा जाता है, लिखित साक्षात्कार की संज्ञा किसको दी जाती है? प्रश्नावली को। क्या है लिखित साक्षात्कार, क्यों बोलते हैं, समझो इसको। साक्षात्कार में आपसे बहुत अलग अलग प्रकार के आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना, जानने का प्रयास करते हैं कि आप हो कौन। लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मौखिक रूप से वो बातें नहीं बता पाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो हमें उसके एक्चुअल व्यक्तित्व का पता नहीं चल पाता है। व्यक्तित्व का पता हमें करना जरूरी है। ऐसे में अब हमें उन्हें सामने बिठा के उनसे आपस में बातचीत करने के बजाय हम उनको कुछ प्रश्नों का एक जखीरा देंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जिसमें खुले भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ भी, जैसे मान लो आपको क्या पसंद है नीचे लिखो आप। तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ होता था, जब बोलते थे कि इस प्रश्न का उत्तर बताओ, मैं उत्तर बता नहीं सकता, लिख के दे दूंगा, ऐसा होता था ना। लिख के देना थोड़ा आसान है। तो ये वो है साक्षात्कार। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने बारे में जो जो जानकारी हम पूछ रहे हैं उसको लिख कर दे दो हमें। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लिखित साक्षात्कार। प्रश्नावली यानी कि प्रश्नों का एक सेट, जिसके माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास किया जाता है। कोई बच गया क्या? ओके, सभी हो गए। चलो आज कर दें क्या पूरा? आज पूरा करने का एक फायदा होगा। वैसे अभी मीटिंग है मेरी, क्लास तो एटलीस्ट 1 घंटे 1.25 घंटे की और है। 1 घंटे की क्लास कल कर लेंगे हम, आज नहीं हो पाएगा। एक निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण अपना पूरा हो जाएगा 1-1.25 घंटे की क्लास में। आपकी क्लास को मैंने बड़े आराम से पढ़ाया है। इतना मूल्यांकन मेरा 4-5 घंटे में पूरा हो जाता है, आपके शायद 7-8 घंटे बिना लिखाई चल रहा है। और इस कल की उस क्लास के बाद में फिर हम पहले करते हैं गणित को और उसके बाद में करते हैं विज्ञान को। या पहले विज्ञान वालों, कितने ये चाहते हैं कि पहले विज्ञान हो? हाथ खड़े करना। कितने ये चाहते हैं पहले गणित हो? वो तो सीधी बात है, जिनकी संख्या ज्यादा है वो तो यही चाहेंगे। बट इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वो नहीं है कि ये मतलब सही प्रकार का मतदान नहीं है ये इसके लिए काम करेंगे। कल हम एक छोटा सा टॉस करेंगे, एक जो भी एक पर्ची निकलाएंगे आपसे, उसमें से जो कुछ आएगा स्टार्टिंग में 3-4 दिन तक तो वो चलेगा, उसके बाद में अगले 3-4 दिन तक, मुश्किल से 3 या 4 दिन का काम, हर एक का 3-3 दिन का। और कोई बात नहीं है? ओके।